हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेमी यूट्यूब चैनल। मैं राजेश शर्मा आपका वेलकम करता हूं एडुकेमी के प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, आर्टिकल 368 संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या है, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत क्या है, केशवानंद भारतीवाद क्या है। और उसके बाद फिर महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एट्थ तक हम लोगों ने किया था। तो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। और ये अभी तक 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तक मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जहाँ भी आपको डाउट हो रहा है आप कमेंट करें और मैं उससे रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगा। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात है, अवधारणा संबंधी अगर कोई ऐसे प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर क्लासेस लेके आऊँगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था, 9वां संविधान संशोधन कब हुआ। तो 1960 में हुआ। और इसमें क्या था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लैंड ट्रांसफ़र के लिए समझौते को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया गया था। भारत के भूभाग को हस्तांतरित करने का अधिकार था। इस पर केसेस वगैरह भी हुए हैं, इस पर न्यायालय का भी कुछ न्यायालय के भी विचार इस पे आए। ठीक है, तो इसके द्वारा जो बेरूबारी और खुलना आदि क्षेत्र जो है पाकिस्तान को दिया गया था। ठीक है, इसमें जो विवाद था, तो जब संघ राज क्षेत्र हम लोग पढ़ते हैं, यूनियन स्टेट्स वगैरह के बारे में देखते हैं, आर्टिकल 2, 3, 4 के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इसमें बेरूबारी का जो केस वगैरह है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट यहाँ पर ये आपका एक फास्ट ट्रैक मोड पे है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जो भी इम्पोर्टेंट आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं तो उसके बारे में मैं आपको बिल्कुल एक फास्ट मोड में आपको बताते जा रहा हूँ, जिससे आप रिवाइज कर पाएँ। मेन इसमें पॉइंट ये है कि 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960 का लैंड ट्रांसफ़र से था और पाकिस्तान को भूमि हस्तांतरण किया गया था। इसके पीछे जो विश्लेषण आपका है कि रेडक्लिफ महोदय ने भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ लाइन बनाया था, बट वो फिजिकली हर जगह उपलब्ध जाकर देखा नहीं जा सकता है, तो उसमें कुछ डिस्प्यूट हुआ था। इसके कारण बाद में इसको पाकिस्तान को दिया गया। पेरूबारी और खुलना का क्षेत्र है। और अभी जो आप देख रहे हैं पूर्वी पाकिस्तान, वो वर्तमान में बांग्लादेश है, और पश्चिमी पाकिस्तान आपका पाकिस्तानी है। तो इस तरह से आपका है। आगे देखते हैं, एक 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स कि भारत में पुर्तगाली शासन, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो विदेशी आगमन हुआ था तो उसमें पुर्तगाल से भी लोग आए थे। तो पुर्तगाली शासन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र जो दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर लिया गया था और उसको यूटी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसका दर्जा दिया गया था, उसको यूटी का दर्जा दिया गया था। तो ये 1961 में आपका 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। क्लियर है यहाँ पर। उसके बाद फिर आपका है, और एक चीज़ और बता दें आपको कि दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों को मिला दिया गया है। तो यूटी में 11वां संविधान संशोधन 61 में ही होता है। इसमें क्या किया गया था, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि इलेक्टोरल कॉलेज जो निर्वाचक मंडल होते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं और दिल्ली और पुदुचेरी के भी मेंबर उसमें होते हैं, तो और कहीं पर अगर मान लिया कि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो उस समय चैलेंज नहीं किया सकता है। तो ये आपका 61 में ही हुआ था। आपका 12 में क्या है, इसमें गोवा दमन दीव भारत को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया। किसको किया गया, गोवा को किया गया। ठीक है, गोवा को किया गया और दमन दीव को किया गया। ठीक है, दमन दीव को, और दमन दीव क्या भी है, दोनों को मिला दिया गया, दादर नगर हवेली या दमन दीव को। 13वां संविधान संशोधन क्या है, अमेंडमेंट क्या था इसमें नागालैंड को राज्य की श्रेणी में रखकर संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। और आर्टिकल 371 क, ये पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्टिकल 371 क को संविधान में जोड़कर नागालैंड के संबंध में विशेष स्पेशल प्रोविजन बनाए गए, 371 ए में बनाए गए। ये प्रश्न पूछा जाता है, 371 ए बी सी डी, तो ये ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए है इसमें। तो ये कब किया गया था, 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 14वां संविधान संशोधन 14 जो आपका हुआ था, इसमें पुदुचेरी की भारत का अंग तथा संघ राज क्षेत्र में विधानसभा तथा मंत्री परिषद के स्थापना का अधिकार दिया गया। ठीक है, 62 में आपका पुदुचेरी, जिसका पुराना नाम पांडिचेरी था,
उसके बाद आपका आर्टिकल 293 क को जोड़कर पुदुचेरी तत्कालीन पांडिचेरी था, उसके लिए विधानसभा तथा मंत्रिमंडल के गठन के लिए प्रावधान किया गया। तो ये आपका 14 अमेंडमेंट था। 15 में क्या था, उच्च न्यायालयों की जो अधिकारिता है, जो हाईकोर्ट के का जो जुडिक्शन है, उसमें वृद्धि किया गया। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। रिटायरमेंट की जो एज थी 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। और आर्टिकल 224 का जोड़कर हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड न्यायाधीश थे उनको उच्च न्यायालय पे नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए। ठीक है, तो ये ध्यान दे सकते हैं, जो अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं उनकी भी नियुक्ति होती है। 16वां संविधान संशोधन 63 में किया गया। इसमें राज्य की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए राज्य मूल अधिकारों पर तार्किक प्रतिबंध लगा सकती है। तार्किक प्रतिबंध लगा सकती है, मतलब सॉवरेनिटी की बात हो और देश की एकता अखंडता की बात हो। लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना होनी चाहिए और बट देश की एकता अखंडता भी सुरक्षित होनी चाहिए, और दोनों के बीच में एक संतुलन होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। और सरकार का मतलब यही है, राज्य का मतलब यही है कि दोनों के बीच में बैलेंस करे और आंतरिक सुरक्षा और देश की एकता अखंडता और संप्रभुता ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके आधार पर ही नेशनलिज्म, राष्ट्र सुरक्षित होता है। ठीक है, राष्ट्र सुरक्षित होता है। तो राष्ट्र को सुरक्षित, नेशन को सुरक्षित रखने के लिए एकता अखंडता को सुरक्षित रखना जरूरी है, देश की संप्रभुता को सुरक्षित रखना जरूरी है, और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना भी होना चाहिए, लेकिन एकता अखंडता की रक्षा करनी सबसे महत्वपूर्ण है। 18वां संविधान संशोधन 1966 में आपका हुआ। इसमें पंजाब को पुनर्गठित किया गया। ठीक है, पंजाब को पुनर्गठित किया गया। इसमें पंजाब एवं हरियाणा राज्य तथा हिमाचल संघ राज्य क्षेत्र की स्थापना की गई। ठीक है, इसमें क्योंकि जो पंजाब पूरा जो था उसमें आपका हिमाचल प्रदेश भी था, तो पंजाब हरियाणा राज्य तथा हिमाचल यूटी की स्थापना की गई। आर्टिकल 3 में यह स्पष्ट किया गया कि राज्य शब्द के अंतर्गत संघ राज्य शब्द क्षेत्र भी आते हैं। राज्य शब्द के अंतर्गत यूटी भी आएंगे, संघ राज्य क्षेत्र भी आएंगे। बिल्कुल आपको याद करा दूंगा, बिल्कुल टिप्स पे सारी चीजें आ जाएंगी। बने रहो, नोट्स बनाते रहो। 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 67 में। इसमें क्या है, संविधान का जो 8वीं अनुसूची है बहुत ही सिंपल है, उसमें सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। बहुत ही सिंपल है। 22वां संविधान संशोधन 1969 में, इसमें असम राज्य से मेघालय राज्य को अलग कर दिया गया। असम राज्य से मेघालय राज्य को अलग करके एक नए राज्य के रूप में स्थापित किया गया। एक नए राज्य के रूप में स्थापित किया गया। और उसके बाद आता है 1971 का समय, इंदिरा गांधी का शासनकाल, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, डीपीएसपी को लागू करने की बाद बहुत सारी चीज़ें। और इसमें क्या होता है, गोलकनाथवाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया। ठीक है, संविधान संशोधन किया गया, निर्णय दिया गया। अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें हैं जो फंडामेंटल राइट्स में। इसको बहुत ही डिटेल में और इतना एक कहानी के रूप में समझाता हूँ, तो बट यहाँ पर समय है, सारे अमेंडमेंट करने हैं। तो बस ये बताऊँगा कि 24वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट्स को याद कर लेना। और इसमें आर्टिकल 13 में संशोधन किया गया, और साथ में क्या है, 368 में संशोधन किया गया। आर्टिकल 13 में क्या है, आर्टिकल 13 में है फंडामेंटल राइट्स को आप कम नहीं कर सकते हैं। 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। और 14 से लेकर 32 तक आपका क्या है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और 33, 34, 35 में भी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड चीज़ें आपकी हैं। तो आर्टिकल 368 में स्पष्ट किया गया कि इसके अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति दोनों शामिल हैं, दोनों शामिल है। उसी में आपका केशवानंद भारती बात जब आता है तो सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये कथन होता है कि 24वां संविधान संशोधन को मैं एक्सेप्ट करता हूं
और आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद की शक्ति है, संसद की एक शक्ति है जो संशोधन कर सकता है। सभी लोग खुश हो गए कि चलो भाई हम लोग की जीत हो गई। लेकिन यही लेकिन परंतु किंतु परंतु यही लेकिन क्या है, ये लेकिन में है कि संविधान के जो मौलिक ढांचा है उसमें संशोधन नहीं कर सकता है। और संविधान की मौलिक ढांचा क्या है इसको डिफाइन नहीं किया गया, जो 1980 में फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया था, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति, अर्थात संविधान के किसी भी भाग का पुनरावलोकन न्यायपालिका कर सकती है। उसके बाद इसमें जो आपका अनुच्छेद है आर्टिकल 361(8)(1) में संशोधन किया गया कि संसद आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी उपबंध में परिवर्तन कर सकती है, परिवर्धन कर सकती है, निरसन कर सकती है, हटा सकती है। और आर्टिकल 368(3) में अंतस्थापित किया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि आर्टिकल 13 की कोई बात इस अनुच्छेद के अधीन इस पर लागू नहीं होगी। और आर्टिकल 368 का शीर्षक बदल दिया गया, आर्टिकल 368 का शीर्षक बदल दिया गया। इंदिरा गांधी का शासनकाल आप समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। और उसके बाद आर्टिकल 368(2) में संशोधन करके स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति महोदय संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य हैं। ये भी किया गया, अनुमति देने के लिए बाध्य हैं। और एक नया अनुच्छेद 13 खंड 4 जोड़ा गया, ठीक है। इसमें स्पष्ट किया गया कि आर्टिकल 368 के अधीन संवैधानिक संशोधन विधि नहीं है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संविधान संशोधन को विधि मान्य घोषित किया, ठीक है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आया कि उस तरह से आप संशोधन इसमें नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका है 25वां संविधान संशोधन 71 में। इसमें क्या है, आर्टिकल 31 के क्लाउज 2 में खंड 2 का संशोधन किया गया और आर्टिकल 31(ग) जोड़ा गया, ये मेन था। 27वां संविधान संशोधन 71 में क्या है, इसमें अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को संघ शासित प्रदेशों के रूप में, किसको, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को यूटी के रूप में स्थापित किया गया। 25 में आप 31 में क्या है, आर्टिकल 81 में संशोधन करके लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 525 से 545 कर दिया गया। तो आप इसको देख सकते हैं 545 मेंबर क्यों हैं, आप कमेंट करें। 34वां संविधान संशोधन 74 का है। इसमें 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों को शामिल किया गया, लैंड रिफॉर्म को शामिल किया गया, लैंड रिफॉर्म को शामिल किया गया। लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल कहाँ पर हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, ठीक है। अन्य राज्यों में ग्रीन रिवोल्यूशन उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्या रीज़न है, कमेंट करें। और अगर समझने में दिक्कत है तो कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा। 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 74, इसमें क्या किया गया, सिक्किम को भारत में, भारत स्टेट में, ठीक है, शामिल किया गया। भारत स्टेट है या नेशन है, क्या है, कमेंट करें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड स्टेट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कमेंट करें। डाउट है कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता दूंगा। 36वां संविधान संशोधन 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975, इसमें क्या होता है, इसमें सिक्किम को राज्य का पूर्ण दर्जा प्रदान किया गया और भारत के 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को शामिल किया गया। संविधान की फर्स्ट शेड्यूल में इसको शामिल किया गया, ठीक है। आर्टिकल 371 च के अंतर्गत सिक्किम के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए गए। उसके बाद फिर आपका है 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 75 का। इसमें 352 के अधीन आपात स्थिति की घोषणा करने में राष्ट्रपति के समाधान को किसी न्यायालय में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 352 के अंतर्गत क्या है, आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी है और अगर राष्ट्रपति घोषणा कर रहे हैं तो उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये न्यायालय में। उसके बाद है आर्टिकल 352 में नए खंड 4 और 5, आर्टिकल 356 में खंड 5 और 359 में खंड क और 360 में खंड 5 को जोड़ा गया। तो ये सब सारे वीडियो हैं, बार बार देखिए, इसको नोट कीजिए, आपको पीपीटी वगैरह भी अवेलेबल करा देंगे। राष्ट्रपति 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या हुआ,
कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल, राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल जस्ट उल्टा कर दो, 213 के अंतर्गत करता है। ये जो अध्यादेश जारी करता है वो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से, जुडिशरी के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया इसको। उसके बाद 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 75 का। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर और प्रधानमंत्री के निर्वाचन में न्यायालय को चुनौती नहीं दी जा सकती है। 40वां संविधान संशोधन 76 में होता है। इसमें 9वीं अनुसूची में कुछ और अधिनियम को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में जो अधिनियम को जोड़ा जाता है वो न्यायालय प्रक्रिया से, न्यायिक पुनरावलोकन से वो बाहर हो जाती हैं, लेकिन इस पर भी जजमेंट आया है तो बताएंगे आपको हम। बट यहाँ पर अभी हम लोग अमेंडमेंट देख रहे हैं। 76 में 41 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। इसमें क्या हो गया, राज्यों के लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों तथा सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 62। क्या कर दी गई, 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई। 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई, ये किया गया। उसके बाद आपका है 42nd अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इंदिरा गांधी का शासनकाल, बहुत बार आपने पढ़ा होगा, संक्षेप में बताते चलता हूँ इसको। इसमें क्या है, यह संशोधन अभी तक पारित सभी संशोधनों से सबसे ज़्यादा व्यापक था। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में बोलते हैं। इसके द्वारा संविधान में 2 नए अध्याय जोड़ दिए गए, 4 क और 14 का। क्या हुआ, 4 क और 14 का जोड़ा गया, 4 क और 14 का जोड़ा गया, और 9 नए अनुच्छेद जोड़े गए, 9 नए आर्टिकल को में जोड़ा गया। और कुल, ध्यान दीजिएगा, कुल 52 आर्टिकल में संशोधन किया गया, 52 आर्टिकल में संशोधन किया गया। 4 क भाग जोड़े गए, 14 क भाग जोड़े गए, 9 नए आर्टिकल जो आपके हैं इसमें शामिल किया गया, और 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। 52 में क्या क्या था भाई, इंदिरा गांधी का शासनकाल। संविधान की उद्देशिका में, उद्देशिका बोलिए, प्रस्तावना बोलिए, प्रियम्बल बोलिए, ठीक है। उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, कमेंट कीजिएगा कि ये तीनों शब्द किस पैरा में जोड़े गए। प्रस्तावना के, जो हमारे मूल संविधान में प्रस्तावना की स्थिति है, उसमें किस पैराग्राफ में जोड़े गए, ये कमेंट कर रहे हैं आप। इसको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको का आंसर दूंगा, और जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। साथ में क्या है कि पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता नाम का कोई शब्द नहीं, ये मीडिया के द्वारा धर्मनिरपेक्षता शब्द बोला जाता है। मूल रूप से क्या है, पंथ निरपेक्ष, ठीक है ना। मैं आपको समाजवादी, एक और मैं प्रश्न दे रहा हूं कि भारतीय जो प्रस्तावना है उसमें समाजवाद का उल्लेख है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो निजीकरण की ओर है। इस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्या आप बोलेंगे, जानते हैं। आर्टिकल 31 ग जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि डीपीएसपी को प्रभावी करने के लिए फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया जा सकता है। आर्टिकल 31 ग जोड़कर प्रोविजन किया गया कि डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स में, एफआर में संशोधन हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में 3 नए डीपीएसपी के तत्वों को शामिल किया गया, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 39 क, ये सब चीजें पूछता है एग्जामिनेशन में, तो पूरा याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा ले, ठीक है। सुबह उठ के याद करें, याद नहीं हो रहा है तो सुबह 4 बजे उठें और उसको याद करें। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, आर्टिकल 43 क, ये जोड़ा गया। ये प्रश्न पूछा जाता है हमेशा कि 42nd अमेंडमेंट में कौन से डीपीएसपी को जोड़ा गया और नए डीपीएसपी कौन से संविधान संशोधन में जोड़े गए। पर्यावरण की रक्षा करना, सुधार, वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा जो आपका है 48 क में है, ठीक है। तो ये 3 आर्टिकल में आपका जोड़ा गया। उसके बाद आपका है इसमें एक नए अध्याय भाग 4 क में 51 क, फंडामेंटल ड्यूटीज और
10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें और 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। एक किया गया इसमें आर्टिकल 74 में व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। इंदिरा गांधी का शासनकाल, ठीक है। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। आर्टिकल 368 में 2 नए खंड 4 और 5 शामिल किए गए। खंड 4 के अनुसार संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। और वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन और पक्षियों की सुरक्षा, बाट जो नाप तौल विषयों को समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया। भाई सभी स्टेट में यह प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। समवर्ती सूची में ये जो विषय जोड़ा गया था, उसके बाद समवर्ती सूची के विषयों की संख्या क्या हो गई पर ध्यान रखिए, और ये सब विषय कॉन्क्रीट लिस्ट में जोड़ा गया। उसके बाद विधानसभा और लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इसका शासनकाल है, बताइए आपको। और लोकसभा एवं विधानसभा की सभी सीटों की संख्या को 2001 तक के लिए स्थिर कर दिया गया। ये आपका 42वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका राष्ट्रपति पूरे देश के साथ साथ अब देश के किसी छोटे भाग में भी आपात की उद्घोषणा कर सकता। राष्ट्रपति पूरे देश के साथ साथ अब देश के किसी भाग में भी आर्टिकल 358 के तहत आपात की उद्घोषणा कर सकता था। और आर्टिकल 356 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष तक कर दी गई। और मतलब अधिकतम अवधि 3 वर्ष की होती है, बट पंजाब में 4 वर्ष क्यों? ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप कमेंट करें 3 वर्ष से ज़्यादा कैसे बढ़ाई गई वहां पर, ठीक है। ये आप आंसर करें। और इससे रिलेटेड एसआर बोम्मई केस क्या है, अगर जानते ही होंगे, आप कमेंट करें। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। संविधान में एक नया भाग 14 का जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 223 का और 223 ख इसके अंतर्गत आते हैं। और इस संशोधन के द्वारा राज्यों की सुरक्षा बलों को सुरक्षा बलों को तैनात किया जा सकता है। और संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह निर्णय कर सकती है कि कौन सा पद लाभ का है, कौन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का है। और संसद तथा राज्य विधान मंडलों के लिए गण पूर्ति की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये सब 42nd अमेंडमेंट किया गया था। आर्टिकल 368 में 2 नए खंड 368(4) और 368(5) शामिल किया गया, जिनके माध्यम से संसदीय सर्वोच्चता को सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किया गया। संशोधन की प्रक्रिया द्वारा संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है और कोई भी न्यायालय उसको प्रश्नगत नहीं कर सकता है। तो 42nd अमेंडमेंट जो है वो इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था और काफ़ी उथल पुथल का समय था और संविधान में व्यापक रूप से परिवर्तन किया गया। लेकिन इसी के बाद फिर आप देख सकते हैं जनता पार्टी की सरकार आती है और इसमें क्या क्या परिवर्तन किया गया, तो इसमें देख सकते हैं यह संशोधन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए जो परिवर्तन किया गया था, तो जनता पार्टी की सरकार ने यह संशोधन किया था। आर्टिकल 352 में आपात की उद्घोषणा का आधार आंतरिक अशांति के स्थान पर बदलकर क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। सशस्त्र विद्रोह का मतलब समझते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं आप। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, तो आर्टिकल 2021 जीवित रहते हैं, बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स मृत हो जाते हैं। लेकिन जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर लगाया जाता है, अभी तक नहीं लगाया गया है, पहले आंतरिक अशांति के पर लगाया गया था, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो आर्टिकल 19 भी जीवित रहता है। क्यों, ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, कमेंट करें। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तभी कर सकता है जब उसे मंत्रिमंडल द्वारा लिखित सूचना दे दी जाएगी। मतलब राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा तभी करेगा जब उसको कैबिनेट के द्वारा रिटन में उसको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। मूल अधिकारों में सम्मिलित संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, समाप्त करके
ये तो प्रश्न हमेशा पूछता है। 300 क के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। कितना दिया गया इसको? विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। और आर्टिकल 31 तथा आर्टिकल 19(1) को निरसित कर दिया गया। आर्टिकल 31 और 19(1) को क्या किया गया? निरसित कर दिया गया संपत्ति के अधिकार को। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल द्वारा दोबारा अगर उसको भेजते हैं तो उस पर परमिशन देने के लिए, अप्रूवल देने के लिए वो बाध्य होगा। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई थी। जो इंदिरा गांधी जी ने 6 वर्ष किया था, तो जनता पार्टी की सरकार ने फिर 5 वर्ष कर दी गई। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने के लिए उच्चतम न्यायालय को फिर से शक्ति प्रदान कर दी गई। उच्चतम न्यायालय के को फिर से शक्ति, इसको याद करने का तरीका है कि जो 42nd अमेंडमेंट में हुआ जस्ट उसको अपोजिट कर दीजिए, लेकिन संभल के कीजिएगा, बहुत सारी चीजें हैं। 47 में क्या है आपका? संविधान की 9वीं अनुसूची में कुछ और अधिनियमों को जोड़ा गया। ठीक है। 84 में 48 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 84 में क्या हुआ? 356 में 5 में परिवर्तन करके व्यवस्था की गई कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, 3 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। 3 वर्ष से कैसे बढ़ाएं तो आप कमेंट करें, इसका आधार क्या होता है। उसके बाद है आपका 51 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। इसमें मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल और मिजोरम की जो अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है। कैसे इसको याद कर सकते हैं? तो मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल और मिजोरम को ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है। MNAM। ठीक है, इसको ऐसे याद करें, आरक्षण प्रदान किया गया। और नागालैंड, मेघालय की विधानसभा में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, ये आपका 51 था। 52 में बस एक था, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विधेयक कानून, इसको लाया गया 1985 में। और आर्टिकल 101, 102, 190 एंड 191 में संशोधन करके 10वीं अनुसूची को जोड़कर 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया कि जैसे कोई भी व्यक्ति निर्दलीय अगर चुनाव जीत रहा है फिर जाकर किसी पार्टी में शामिल हो जाए, तो इन सब चीज़ों पर, या किसी और पार्टी में है तो किसी और पार्टी में शामिल हो जाए अपने लाभ के लिए, तो उस पर कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। दल बदल विधेयक कानून संबंधित अगर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। 53 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1986 में हुआ। इसमें मिजोरम को राज्य की श्रेणी में शामिल किया गया और आर्टिकल 371(6) को जोड़कर 23वें राज्य के लिए विशेष व्यवस्था की गई। ठीक है, तो ये आपका 53 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया और इसको हम लोग यहीं विराम देंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे 54 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लेकर आगे के अमेंडमेंट पे बात करूंगा। ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। और जो भी डाउट्स वगैरह है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना के लाऊंगा। कोई भी डाउट है, बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो बुक्स को कोई पॉइंट्स वगैरह आपको ऐसा कुछ अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप बताएं, उस पर मैं शॉर्ट वीडियो बना के लेके आऊँगा आपके लिए। ठीक है, तो यहीं पर विराम करते हैं, फिर मिलते हैं। ओके, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।